हेलो एवरीबॉडी। आज हम बात करने वाले हैं कार्बन फैमिली के ऊपर। शुरू करने से पहले जस्ट हमने ठीक है, फिर हम सभी के साथ स्क्रीन शेयर कर। ठीक है भाई, तो शुरुआत कर लेते हैं कार्बन फैमिली से। और सीधी सी बात ऐसा है कि पी ब्लॉक का हमारा 11th क्लास का लास्ट टॉपिक। बेसिकली बात करते हैं ग्रुप 18 एलिमेंट्स के ऊपर, तो हम जिसको कार्बन फैमिली भी कहते हैं जनरली। और अगर इसके ऊपर बात की जाए तो हम कहेंगे सर ऐसा है कि आपके पास ऐसा है कि इसके अंदर आने वाले एलिमेंट्स जो हैं वो हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, है ना। अगर आप बात करते हैं कार्बन के ऊपर, तो कार्बन का जो अगर बात की जाए एटॉमिक नंबर मेरे पास होता है कितना, 6। कॉन्फ़िगरेशन मैंने कहा 1s2 2s2 2p। यहाँ पर आपके पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, मैंने कहा ऐसा है कि यहाँ पर मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, है ना। तो सभी एलिमेंट्स जो कि ऐसा है कार्बन फैमिली से बिलोंग करते हैं, सभी के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। पर बेसिकली सीधी सी बात ऐसा कि जनरल कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर बात की जाए तो आप यहाँ से देख सकते हैं 2s2 2p2 कार्बन के लिए हो रहा है। अगर मैं बात करूं सिलिकॉन के लिए, तो सिलिकॉन के लिए मेरे पास हो जाएगा सिर्फ वैलेंस शेल का जो कॉन्फ़िगरेशन मेरे पास आ जाएगा वो हो जाएगा 3s2 3p2। इन द सेम वे जर्मेनियम के लिए बात करेंगे 4s2 4p2, है ना। टिन के लिए आपके पास है 5s2 5p2 एंड लेड के लिए आपके पास है 6s2 6p2। तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन जो मेरे पास आता है, अगर आप यहाँ पर बात करें सिंपल से, तो आप देख सकते हैं कि जनरल कॉन्फ़िगरेशन जो मेरे पास आता है वो आता है NH2NP1 NH2NP2, है ना। गलत लिखा हुआ है यहाँ पर NH2NP2, ये आपका जनरल कॉन्फ़िगरेशन है कार्बन फैमिली। नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्बन। कार्बन जो होता है वो आपका जैसा है कि 17th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है बाय वेट इन द अर्थ क्रस्ट। इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, पर सीधी सी बात ऐसा है कि इट इज किस फॉर्म में अवेलेबल रहता है, वो होता है आपका कोल, ग्रेफाइट, डायमंड। बात की जाए तो सीधी सी बात ये सारे एलोट्रोप्स हैं। इन कंबाइंड स्टेट इट प्रेजेंट इन मेटल कार्बोनेट्स, हाइड्रोकार्बन्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन एयर। जनरली हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर सभी के अंदर कार्बन प्रेजेंट होता ही होता है, ये चीज जान लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं कि नेचुरली अकरिंग कार्बन कंटेन्स 2 स्टेबल आइसोटोप्स। 2 स्टेबल आपके पास आइसोटोप्स होते हैं कार्बन के, है ना। तो सीधी सी बात ऐसा है कि 12C या C12 बोल सकते हैं या फिर 13C, है ना। और थर्ड आइसोटोप जो मेरे पास होता है वो था 14C, दैट इज रेडियो एक्टिव। और रेडियो एक्टिव आइसोटोप होने के कारण भाई सीधी सी बात ऐसा है कि इट इज यूज्ड फॉर रेडियो एक्टिव डेटिंग, कि अगर आपको जो फॉसिल्स वगैरह जो होती है तो कितना पुराना है उसकी एज फाइंड करने के लिए हम सीधी सी रेडियो एक्टिव डेटिंग, रेडियो कार्बन डेटिंग जो कहा जाता है इस प्रोसेस को, तो एज फाइंड करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई ऐसा कोवलेंट रेडियस। तो भाई चूंकि कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, तो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो इनके जो रेडियस हम यूज करते हैं साइज के लिए कोवलेंट रेडियस टर्म यूज करते हैं। भाई ऐसा डाउन द ग्रुप आपके पास ऑब्वियसली साइज इंक्रीज होगी, नो डाउट इन दैट। पर सीधी सी बात ऐसा है कि यहाँ पर अगर ऑब्जर्व करें तो कार्बन से लेकर सिलिकॉन तक तो आपके पास ऐसा साइज इंक्रीज होती है, पर सिलिकॉन से भी सीधी सी बात ऐसा है कि लेड तक इंक्रीज ही होती है। पर जो इंक्रीमेंट जो हुआ करता है वो आपके पास जितना आप एक्सपेक्ट करते हैं उससे थोड़ा सा कम होता है, तो लेस देन एक्सपेक्टेड आपके पास इंक्रीमेंट होता है सिलिकॉन से लेकर लेड तक, है ना। कार्बन फिर सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद क्या आता है, जर्मेनियम, है ना। और फिर सीधी सी बात ऐसा है कि उसके बाद जो आपका सिलिकॉन के बाद जो आपका लेड तक अगर बात की जाए तो सीधी सी बात है टिन लेड, है ना। तो आपका सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, ये जो आपका एलिमेंट्स है यहाँ पर इंक्रीमेंट उतना नहीं होता जितना कि होना चाहिए। और जैसा कि हमने पहले बात की बोरॉन फैमिली के अंदर, तो सीधी सी बात ऐसा है कि आपके पास जैसे ही डी ब्लॉक एलिमेंट्स आना शुरू हो जाते हैं, तो आप जितना सीधी सी बात ऐसा है कि आपके पास बात की जाए या फिर एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स आना शुरू हो जाते हैं, डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स आने के कारण आपके पास चूंकि इनका स्क्रीनिंग इफेक्ट कम हुआ करता है। अब स्क्रीनिंग इफेक्ट कम हुआ करता है मतलब सीधी सी बात ऐसा कि शील्डिंग इफेक्ट कम है, मतलब अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस की तरफ बढ़ जाएगा। ये आपका न्यूक्लियस, है ना, जो आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है आपके पास, जैसे कि इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है तो इनके बीच में हम बोलते हैं ऐसा है कि देयर इज अ स्क्रीन बिटवीन दिस इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस, है ना, ड्यू टू विच द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेस एंड द साइज इंक्रीजेस। बट सीधी सी बात ऐसा है कि चूंकि इनसे पहले अगर आपका ऐसा है कि डी और एफ की अगर ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट का जो ऑर्डर आपका चला करता है वो चलता भी ऐसा है कि एस के अंदर ज्यादा होता है, फिर पी के अंदर, फिर डी के अंदर और एफ के अंदर। तो पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है डी एंड एफ ऑर्बिटल्स में, शील्डिंग इफेक्ट उतना ज्यादा हो नहीं पाता, इस कारण से अट्रैक्शन ज्यादा होता है, अट्रैक्शन ज्यादा होने के कारण साइज थोड़ा सा डिक्रीमेंट आ जाता है। समझ में आ रही बात?
या फिर आप ये समझ सकते हैं भी ऐसा है कि डी और एफ के इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा आने के कारण उनके प्रोटॉन्स आपको अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे और जिससे आपका अट्रैक्शन ज्यादा बढ़ जाएगा। एक ये भी आप लॉजिक देख सकते हैं, ये आपका एक तरह से रिजल्ट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात की जाए तो इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसेस एटम। तो आइसोलेटेड गैसेस एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी भी एनर्जी चाहिए उसे हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। अब सीधी सी बात है, द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट्स आर हायर देन दोज ऑफ द करेस्पॉन्डिंग ऑफ ग्रुप 13। ग्रुप 13 के कंपैरिजन में इनकी वैल्यू ज्यादा होती है। क्या ये सही बात है? बात करते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी किस तरह से वेरी करती है। तो मैंने कहा सीधी सी बात ऐसा है कि है ना, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आपके पास क्या होता है, मैंने कहा साइज डिक्रीज होती है। साइज डिक्रीज होती है, डिक्रीज क्यों होती है? क्योंकि सीधी सी बात ऐसा है कि एक ही शेल सेम की सेम है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो साइज आपके पास अगर बात की जाए तो साइज आपके पास क्या हो जाएगी बेटा, डिक्रीज हो जाएगी। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। पर यहाँ पर अगर मैं ऐसा है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में बात करूं तो चूंकि साइज डिक्रीज हो रही है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी आपके पास क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए, है ना। आयोनाइजेशन एंथैल्पी आपके पास क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। तो सीधी सी बात, द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट्स आर हायर देन दोज ऑफ द करेस्पॉन्डिंग ग्रुप 13 एलिमेंट। तो ऑब्वियसली ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि लेफ्ट राइट आपस बढ़ती है ना। क्या बढ़ती है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है क्योंकि साइज कम हो गई ना बेटा, इसलिए। तो हम बात करते हैं बिकॉज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है और इंक्रीज हो जाएगा तो साइज क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। साइज छोटी हो जाएगी तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, है ना। यहाँ पर अगर बेसिकली बात करते हैं आपके पास ऐसा है कि ये डाउन द ग्रुप बात हो रही है। डाउन द ग्रुप में आपका साइज बढ़ जाती है, तो साइज बढ़ जाती है तो आपके पास ऐसा है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाएगी। पर सीधी सी बात ऐसा है कि लेफ्ट टू राइट के लिए मैंने रीजन दिया तो आपके पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है ना। तो साइज आपके पास क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है ना। तो ये आपके पास पहला रीजन है बेसिकली यहाँ तक। सिर्फ आगे जो लिखा हुआ वो आपका बेटा ये फर्स्ट है, ये रीजन है, ये नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज ऑन द मूविंग डाउन द ग्रुप फ्रॉम कार्बन टू टिन। कार्बन से टिन तक जाएंगे तो बेटा वो आपका डिक्रीज होगी क्योंकि साइज बढ़ जाती है वहां पर। क्योंकि आपके पास सेंस आप बोलेंगे यहाँ पर साइज आपके पास क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है नंबर ऑफ शेल बढ़ने के साथ। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो मैंने कहा सीधी सी बात ऐसा है कि अगर बात की जाए तो सीधी सी बात है साइज छोटी होती है ग्रुप 13 कंपेरिजन में, तो सीधी सी बात है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। और आप कहेंगे भी सीधी सी बात ऐसा है कि इसमें नॉन मेटल्स ज्यादा आते हैं एज कम्पेयर टू ग्रुप 13। कार्बन जो है वो आपका एक तरह का, आपस अगर बात की जाए तो कार्बन एक तरह का नॉन मेटल है। ठीक है, तो बेसिकली सीधी सी बात ऐसा है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिलिकॉन से लेकर लेड तक। सीधी सी बात ऐसा है कि लगभग समान चलती है। सिलिकॉन की अगर बात की जाए तो भी सीधी सी बात ऐसा है कि मेटलॉइड के अंदर काउंट होता है आपके पास। तो यहाँ से अगर बात की जाए तो भी सीधी सी बात ऐसा है कि सिलिकॉन से लेकर लेड तक सभी एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग समान रहती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट्स आर सॉलिड, सारे सॉलिड होते हैं और लेस मेटेलिक देन ग्रुप 13। क्योंकि सीधी सी बात मेटेलिक कैरेक्टर अगर बात करेंगे, जितना आप लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो आपके पास ऐसा है कि मेटेलिक कैरेक्टर जो होते हैं बेटा वो डिक्रीज होते हैं। तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होते जाएंगे तो मतलब नॉन मेटेलिक कैरेक्टर आपके पास क्या हो जाएंगे, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर आपके पास क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट्स आर जनरली हाई। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होते हैं। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे जब ऐसा है कि हम ऐसा है कार्बन के एलोट्रोपी के ऊपर बात करेंगे। नेक्स्ट मेरे पास आता है केमिकल प्रॉपर्टीज। तो कार्बन एंड सिलिकॉन मोस्टली शो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट और जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट अगर पूरे ग्रुप की बात की जाए वो भी +4 ही होती है, नो डाउट इन दिस। पर बेसिकली सीधी सी बात ऐसा है कि लास्ट टाइम हमने बात की थी भाई ऐसा इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब सीधी सी बात ऐसा है कि जर्मेनियम फॉर्म स्टेबल कंपाउंड्स +4 स्टेट एंड ओनली फ्यू कंपाउंड +2 स्टेट। तो जो लास्ट में अगर ऐसा है कि लेड तक पहुंचते हैं तो लेड के अंदर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, ज्यादा स्टेबल होती है। रीजन आपके पास निकल के आता है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। और ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट के ऊपर अगर बात की जाए तो अगर आप ध्यान से देखें इस चीज को तो कॉन्सेप्ट क्या है, सीधी बात कॉन्फ़िगरेशन आता है आपके पास ऐसा है कि S2 कॉन्फ़िगरेशन एंड P2 कॉन्फ़िगरेशन। और जब ये आपके पास कोई ये एलिमेंट्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं तो एक्साइटेड स्टेट में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जंप करता है। तो यहाँ पर जंप करने के बाद सीधी सी बात ऐसा है कि हर ऑर्बिटल में सिंगल मेरे पास ऐसा है कि इलेक्ट्रॉन्स बचता है या फिर अनपेड इलेक्ट्रॉन बचता है जिसके साथ में ये कंबाइन होते हैं, उनसे इलेक्ट्रॉन शेयर करके ये बॉन्ड बनाते हैं, नो डाउट इन दिस। तो यहाँ पर सीधी सी बात ऐसा है कि 4 बॉन्ड बनने का कारण अगर बात की जाए तो आपके पास ऐसा है कि वैलेंस शेल में आपके पास ऐसा है कि एक्साइटेड स्टेट में अगर बात की जाए तो 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। यहाँ से आपके पास ऐसा है कि 4 बॉन्ड्स आर पॉसिबल, 4 बॉन्ड्स बन जाएंगे। पर जैसे से आप डाउन द ग्रुप जाते हैं तो बेसिकली क्या होता है, आपका साइज बढ़ने के साथ में आपका सीधी सी बात ऐसा है कि एस ऑर्बिटल की तरफ अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है
और सीधी सी बात वो न्यूक्लियस के ज्यादा पास में है, तो हम ये बोलते हैं इंटरवेलिंग आपका जो सीधी सी बात ऐसा है कि डी एंड एफ ऑर्बिटल्स हैं उनका स्पिनिंग इफेक्ट पुअर होता है, तो एस के ऊपर लगने वाला फोर्स ज्यादा होता है, उस कारण से वो क्या करते हैं इनर्ट बिहेवियर वो शो करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि मेरे पास ऐसा है कि NS2 और हम यहाँ पर बोल रहे थे ऐसा NP2 बोल रहे थे, तो एस वाले इलेक्ट्रॉन्स ने कहा भाई हम बॉन्ड नहीं बनाएंगे। अब ये बॉन्ड नहीं बनाएंगे तो मतलब सीधी सी बात सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं बॉन्ड बनाने के लिए, तो सीधी सी बात 2 बॉन्ड बन रहे हैं तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं डाउन द ग्रुप जाने पर। तो आपका सर लेड जो होता है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट उसके लिए ज्यादा स्टेबल होती है, क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट काम करता है, जो हमने भी डिस्कस किया वो सारी चीजें समझ में आ रही बात। तो ये बेसिकली चीजें जो आपके दिमाग में हमेशा सेव रहनी चाहिए, और ये भी ध्यान रखना है ऐसा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? रीजन वही है आपका ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, है ना, याद रखिएगा, फिर बाद में मत कहिएगा सर ऐसा कैसा बताया नहीं, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं बेसिकली और क्या कह सकते हैं, मैंने कहा एनोमेलस बिहेवियर ऑफ कार्बन, तो इसके बारे में हम शुरुआत से बात करते आ रहे हैं भाई। ऐसा है कि हर ग्रुप में, है ना, आपके पास ऐसा की बात की जाए तो आपके पास ऐसा है कि हर ग्रुप के अंदर सबसे छोटा एलिमेंट जो होता है, सबसे लाडला दुलारा, जैसा कि हमारे घर में होता है ना, उसका नेचर थोड़ा सा बाकी से भी थोड़ा सा अलग होता है, तो इस चीज को हम बोलते हैं भाई एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। तो सीधी सी बात ऐसा है कि रेस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द फैमिली से कार्बन की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। डिफरेंट मेरे पास यहाँ पर निकल के आता है भाई ऐसा है कि एक्सेप्शनली स्मॉल एटॉमिक एंड आयनिक साइज, ये मेन आपका फर्स्ट रीजन हम काउंट करेंगे। दूसरा ऐसा कि साइज छोटी होने के कारण इन भाई साहब की आयनेशन एंथैल्पी जो हुआ करती है वो भी ज्यादा हुआ करती है, ठीक है। और तीसरे मेरे पास लॉजिक आता है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। तो वैकेंट डी ऑर्बिटल्स अवेलेबल नहीं होती, इस कारण से अगर बात की जाए तो हमारे पास सीधी सी बात ऐसा है कि ये 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकते। तो कार्बन नेक्स्ट टू नेक्स्ट आपके पास 4 बॉन्ड बना सकता है, तो मैक्सिमम वैलेंसी, मैक्सिमम कोवैलेंसी हम कह सकते हैं। तो मैक्सिमम कोवैलेंसी आपके पास कितनी होती है? 4 होती है। किसके लिए? मैंने कहा कार्बन के लिए ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, बिल्कुल बेसिक सा लॉजिक आपके पास, इस कारण से भी डिफरेंट प्रॉपर्टी क्या करेगा, शो करेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई सीरीज में किस तरह से हम इसको एक्सपेंड करें, चीजों को समझते हैं थोड़ा सा। तो कार्बन हैज ओनली s and p ऑर्बिटल्स, इट कैन अकोमोडेट ओनली 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 4 बॉन्ड किस तरह से बनते हैं मैंने आपको बताया था। s के अंदर जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक्साइटेड स्टेट में आने के बाद में या बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान वो आपके पास s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन p में जंप कर जाता है। तो सीधी सी बात ऐसा है कि आपके पास अगर देखा भी जाए कार्बन के लिए, तो कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन मेरे पास आता है 1s2 2s2 2p2। p के बाद में वापस मेरे पास यहाँ पे क्या स्टार्ट होगा, 3s स्टार्ट हो जाएगा, फिर 3p आएगा ऐसा। तो d ऑर्बिटल यहाँ पे अवेलेबल ही थे, एम्प्टी ऑर्बिटल आपका नेक्स्ट सेल में जाएगा। तो जबकि ऐसा कि मैं सिलिकॉन के लिए बात करूं तो सिलिकॉन के लिए आपके पास पॉसिबल है 4 से ज्यादा बॉन्ड बनाना, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन जो उसका कहता है वो ये कहता है कि भाई नियॉन मैंने इस तरह से लिख लिया, यहाँ पर आ जाएगा 3s2, है ना, 3p2, और इसके बाद में जो आपके पास आएगा वो आपका 3d ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल इसके पास प्रेजेंट होते हैं। तो वो वैकेंट ऑर्बिटल आपके पास ऐसा है कि या सब शेल का है, तो उनकी डी सब शेल की कुछ ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकती हैं। तो सीधी सी बात ऐसा है कि आपके पास ऐसा है कि इलेक्ट्रॉन को रखने की जगह है, शेयर करने के लिए जगह है, तो सीधी सी बात है बॉन्ड बन सकता है। पर सीधी सी बात कार्बन के पास तो जगह ही नहीं है, तो मतलब ऐसा है कि बॉन्ड बनने के कोई चांस नहीं, है ना। तो सीधी सी बात मैक्सिमम कोवैलेंसी कार्बन की 4 होती है, ये चीज समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेसिकली ऐसा है कि कार्बन कैन फॉर्म p/p मल्टीपल बॉन्ड्स विद इटसेल्फ एंड अदर एटम्स हैविंग स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो p/p बॉन्ड बनता है ना। d तो बन नहीं सकता, p/d तो नहीं हो सकता क्योंकि d ऑर्बिटल अवेलेबल ही नहीं है। तो या तो डबल बॉन्ड बनाएगा, ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, 4 तो बन नहीं सकते। क्यों नहीं बन सकते? कि बेसिकली सीधी सी बात ऐसा है कि भाई 4 में अगर आप बना सकते हैं 2 एटम्स के बीच में, कार्बन के 2 एटम्स के बीच में 4 बॉन्ड नहीं है पॉसिबल, उसका लॉजिक ये निकल के आता है ऐसा है कि इतना रिपल्शन क्रिएट होगा कि ये स्टेबल ही नहीं है। तो ये चीज पॉसिबल ही नहीं है, ये चीज ध्यान रखना। हेवियर एलिमेंट्स वो p/p बॉन्ड नहीं बनाते, वो p/d बॉन्ड बनाते हैं कि d ऑर्बिटल्स का इन्वॉल्वमेंट, और d ऑर्बिटल्स का इन्वॉल्वमेंट आ जाता है, मतलब सीधी सी बात ऐसा है कि आपके पास ऐसा है कि वो उनकी कोवैलेंसी 4 से ज्यादा हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्बन एटम्स हैव टेंडेंसी टू लिंक विद अनदर थ्रू कोवैलेंट बॉन्ड टू फॉर्म चेन्स रिंग्स, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटिनेशन। और कैटिनेशन के लिए जो मेन रीजन मेरे पास निकल के आता है आपके पास p/p मल्टीपल बॉन्ड, क्योंकि कार्बन p/p मल्टीपल बॉन्ड बनाता है। तो भाई सीधी सी बात ऐसा है कि उस कारण से ये सीधी सी बात ऐसा है कि वो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करता है, और जितने भी एलिमेंट हमारे पास पीरियोडिक टेबल में अवेलेबल हैं उनमें से ये आपके पास सीधी सी बात इकलौता एलिमेंट जो सबसे ज्यादा कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करता है।
तो ऑर्डर ऑफ कैटिनेशन आप समझ सकते हैं भी कार्बन के अंदर बहुत ज्यादा होती है, सिलिकॉन के अंदर भी ऐसा पीपा के चांस हो सकते हैं। तो थोड़ी मतलब ऐसा है कि ऑब्वियसली आप देख सकते हैं ऐसे कार्बन के अंदर बहुत बहुत ज्यादा है, तो सिलिकॉन आपके पास आता है और डाउन द ग्रुप जाएंगे तो ये नेचर आपके पास ऐसा है कि खत्म हो जाएगा। लेड कैटिनेशन की कोई प्रॉपर्टी शो नहीं करता, ये चीज ध्यान रखिएगा। यदि बात तो मेटल है तो उसका नेचर ऐसा इलेक्ट्रॉन लूज करने का होना चाहिए, तो सीधी सी बात आयनिक कंपाउंड बनाएगा, कोवलेंट बनना मुश्किल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन की बात की जाए, सीधी सी बात ऐसा है कि एलिमेंट की वो प्रॉपर्टी जिससे कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है टू और मोर फिजिकल फॉर्म्स। सीधी सी बात ऐसा है कि केमिकल प्रॉपर्टीज आइडेंटिकल रहेंगी पर फिजिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल अपीयरेंस आपका डिफरेंट रहेगा। कार्बन की जनरली दो तरह के हम एलोट्रॉप्स डिवाइड कर सकते हैं, पहला आता है क्रिस्टलाइन, दूसरा आता है अमरफस। क्रिस्टलाइन आर द ट्रू सॉलिड्स। अमरफस जो होते हैं जो भाई ऐसा है कि सॉलिड तो होते हैं, है? दिखते हैं मतलब आपके पास, पर आप 100% सॉलिड नहीं कह सकते। जैसे कि आपके पास रबर जो आपका इरेजर है वो आप ट्रू सॉलिड नहीं है, उसके अंदर थोड़ी सी ऐसा है कि भाई ऐसा है कि फ्लो होने की टेंडेंसी है। या फिर ग्लास ले लीजिए, ग्लास आपका अमरफस सॉलिड है, क्योंकि ग्लास को अगर आप ऐसा है कि अगर आपके घर के अंदर जो आपके पास ऐसा खिड़की है, खिड़की के अंदर अगर आपको ग्लास लगा हुआ है और काफी पुराना घर है, तो ऐसा है कि 40-50 साल में या 40 साल में अगर आप ये चीज अच्छी जगह आपके पास घर में कहीं है, तो 40-50 साल पुराना कोई घर बना हुआ जहाँ पे कांच लगा हुआ है, या 20 साल पुराना भी अगर बात कर ले, तो टेंडेंसी ऑफ फ्लो होने के कारण कांच जो होता है वो नीचे से मोटा हो जाता है और ऊपर से पतला हो जाता है, तो वो ट्रू सॉलिड हम नहीं कहना है, उसके अंदर फ्लो होने की टेंडेंसी, वो फ्लूइड है, 100% फ्लूइड भी नहीं कह सकते, इसलिए हम उनको स्यूडो सॉलिड कहते हैं। तो अमरफस आर नोन एज स्यूडो सॉलिड। स्यूडो मतलब होता है फॉल्स। तो ये आपके पास ऐसा दो तरह के आपके पास ऐसा है कि एलोट्रॉप्स होते हैं कार्बन के। क्रिस्टलाइन फॉर्म जो होते हैं वो होते हैं आपके पास डायमंड, ग्रेफाइट, फ्लूटिन, दीज आर द क्रिस्टलाइन फॉर्म। और आपके पास ऐसा है कि अमरफस में आपके पास कोक आ जाएगा, चारकोल आ जाएगा, दीज आर अमरफस। तो डायमंड की बात करते हैं तो डायमंड ईच एटम ऑफ कार्बन अंडरगोज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडेशन मतलब कब आता है मेरे पास, सीधी सी बात ऐसा कि फॉर्मूला होता है हाइब्रिडेशन स्टेट का मेरे पास x इक्वल्स टू लॉन पेयर प्लस सिग्मा। कार्बन के अगर ऐसा है कि चारों बॉन्ड लोन पेयर 0 अगर और चारों बॉन्ड काम में आ रहे हैं, मतलब सीधी सी बात ऐसा sp3 हाइब्रिडेशन आएगा, तो चार डिफरेंट बॉन्ड बन रहे हैं, तो टेट्राहेड्रल लिंकेज आपके पास आएगा, जो कि आप स्ट्रक्चर में भी देख सकते हैं। ये देखिए, अगर आप इसमें ध्यान से देखें तो आपके पास कोई भी आप एक एटम कंसीडर कर लीजिए, तो वो आपके पास ऐसा है कि ऊपर की तरफ एक ये और ये, तो यहाँ पर सीधी सी बात ऐसा है कि 3D नेटवर्क बनता है आपके पास, और एक कार्बन एटम चार दूसरे एटम के साथ में बॉन्ड बनाता है। समझ में आ रही बात? और ये स्ट्रॉन्ग 3D नेटवर्क रेस्पॉन्सिबल है हार्डेस्ट नेचर ऑफ द डायमंड। तो हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन अर्थ होता है डायमंड की बात की जाए, इट इज यूज्ड एज एब्रेसिव फॉर शार्पनिंग, हार्ड टूल, मेकिंग डाइज, इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टंगस्टन फिलामेंट। तो सीधी सी बात ऐसा है कि शार्पनिंग टूल के रूप में हम यूज करते हैं। इवन सीधी सी बात ऐसा है कि अगर आपको ऐसा है कि ग्लासेस को कट करने के लिए जो नाइफ आता है उसके अंदर भी डायमंड लगा होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, सीधी सी बात ऐसा है कि आपके पास ग्रेफाइट के ऊपर, तो ग्रेफाइट sp2 हाइब्रिडाइज होता है। sp2 हाइब्रिडाइज का मतलब सीधी सी बात ऐसा है कि पहली बात तो ऐसा है कि 2 डायमेंशनल शीट होती है, 3D स्ट्रक्चर मेरे पास होती नहीं है, लेयर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना, और वंडरवॉल फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं उन लेयर्स के बीच में। मैं इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ, डायग्राम में आ जाएंगे। तो डायग्राम के अंदर अगर आप बात करते हैं तो सीधी सी बात ऐसा है कि आपके पास ध्यान से देखा जाए तो भी सीधी सी बात ऐसा है कि आपके पास आपके पास यहाँ पर आपके पास ऐसा है कि एक कार्बन 3 बॉन्ड बना, जैसे इस कार्बन की बात करेंगे तो ये 3 बॉन्ड बना रहा, तो एक और बॉन्ड कहाँ गया, तो बोलूंगा सर ऐसा कि वो आपके पास ऐसा पाई बॉन्ड बनता है। पाई मतलब डबल बॉन्ड, एक पोजीशन पे आपके पास डबल बॉन्ड्स बन रहे हैं। तो यहाँ पर ग्रेफाइट के अंदर एक कार्बन 3 दूसरे कार्बन के साथ में अटैच रहता है, तो सीधी सी बात उतना स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन क्रिएट नहीं हो पाता। पहली बात तो ये 2D नेटवर्क के लेयर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जो लेयर किस तरह से, भाई सीधी सी बात आप देख लीजिए, एक लेयर आपके पास हेक्सागन की इस तरह से आ रही है, दूसरी हेक्सागन की लेयर है, इनके बीच में कुछ डिस्टेंस होता है, पर इन लेयर्स के बीच में वंडरवॉल फोर्स एक्ट करता है, जो कि एक वीक फोर्स है। अब यहाँ पर बात की जाए ऐसा है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों हो पा रही है, तो मैंने कहा सीधी सी बात ऐसा है कि आपको इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के लिए ये आपके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स रेस्पॉन्सिबल है, और यहाँ पर इन इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होता है, इस कारण से कंडक्शन होता है। जबकि डायमंड के ऊपर बात की जाए तो उसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। हम जो बोलते हैं ग्रेफाइट के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मतलब सीधी सी बात ऐसे जो मल्टीपल बॉन्ड होते हैं उसमें से ये बॉन्ड ब्रेक होके और ये सीधी सी बात इसका मोशन होता है ना, तो इसका फ्लो होता है, तो इस कारण से सीधी सी बात हम बोलते हैं भी, या डीलोकलाइजेशन होता है, इस कारण से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन अगर बात की जाए तो सीधी सी बात ऐसा है कि अलोंग द आपके पास ऐसा है कि लेयर इस तरह से आपके पास कंडक्शन ज्यादा होगा। अगर आप सीधी सी बात है अक्रॉस लेयर अगर बात करेंगे तो आपके पास कंडक्शन कम होगा, इतना ज्यादा कंडक्शन आपको
दो लेयर्स के बीच में नहीं मिलेगा। अलोंग ए लेयर अगर आप बात करेंगे तो आपके पास कंडक्शन ज्यादा होगा या कंडक्टिविटी ज्यादा होगा। लुब्रिकेंट की फॉर्म में यूज करते हैं क्योंकि भाई ऐसा है कि भाई लेयर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। तो ग्रेफाइट सबसे अच्छा मेरे हिसाब से अगर कहा जाए तो ड्राई लुब्रिकेंट है। जहां पर आप ऑयल यूज नहीं कर सकते वहां पर ग्रेफाइट यूज कर सकते हैं। एज ए लुब्रिकेंट ग्रेफाइट यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फुलरिन। ऑब्वियसली बकमिस्टर फुलरिन की देन है भाई साहब, उनके नाम पे रखा गया है। और 3 साइंटिस्ट जिनको हम बोलते हैं स्मॉली, कर्ल एंड प्रोटो, ये रेस्पॉन्सिबल है फुलरिन की डिस्कवरी के लिए। तो सीधी सी बात है किस तरह से प्रिपरेशन की जाती है, तो हम बोलते हैं ऐसा है कि ग्रेफाइट को आप हीट कीजिए, है ना, इन एन इलेक्ट्रिक आर्क इन द प्रेजेंस ऑफ इनर्ट गैस सच एज हीलियम और ऑर्गन, तो आपका सब फिल्टर बन जाता है। ये सूटी मटेरियल होता है आपके पास ऐसा है कि, और आपके पास कंडेंसेशन ऑफ जो वेपराइज्ड कार्बन के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सीधी सी बात ऐसा स्मॉल क्वांटिटी में कुछ एटम्स आपके पास कंबाइन होके, जैसे 70 एटम्स कंबाइन होके C70 बना लेते हैं। C70 एक तरह का फुलरिन है ना, ठीक है। और सीधी सी बात ऐसा है कि आपके पास इवन नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। C60 भी फुलरिन का टाइप है जिसकी शेप बिल्कुल हूबहू बिल्कुल सॉकर बॉल जैसी होती है, उसको हम बकमिस्टर फुलरिन बोलते हैं। और ये सबसे ज्यादा स्टेबल फुलरिन कंपाउंड है C60। शायद इसका कलर जहां तक मेरे को याद है शायद वॉयलेट होता है, C70 का शायद पिंक होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भाई ऐसा कि क्या होता है C60 के अंदर। तो C60 के अंदर हम बात करते हैं तो ये इस तरह से आपका फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होती है, आप देख रहे हैं। तो आपका जैसा है कि 6 मेंबर और 5 मेंबर रिंग होती है। 6 मेंबर रिंग मतलब हेक्सागन स्ट्रक्चर, 5 मेंबर मतलब सीधी सी बात ऐसा है कि आपके पास पेंटागन स्ट्रक्चर। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए तो सीधी सी बात ऐसा है कि ये आपके पास जो है ये पेंटागन आपके पास दिख रहा है, और इस पेंटागन से अटैच्ड जो आपके पास होंगे जितने भी होंगे वो सारे हेक्सागन। तो यहाँ पर आप ऐसा है कि सीधी सी बात ऐसा इसको दूसरे कलर से डिजाइन करने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने कहा सीधी सी बात ये आपके पास देखिए ये आपके पास हेक्सागन बन रहा है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आपके पास ये क्या है आपके पास हेक्सागन। तो आपके पास ऐसा है कि हेक्सागन के बीच में अगर आप सही से अगर बात की जाए ऑब्जर्व करें तो हेक्सागन के बीच में, हेक्सागन के बीच में अगर आपके पास अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपके पास 1 2 3 4 5 हेक्सागन के बीच में एक मेरे पास ऐसा पेंटागन होता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर नंबर ऑफ हेक्सागन ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू पेंटागन, है ना। तो 20 आपके पास ऐसा है कि आपके पास क्या है कि हेक्सागन हैं और 12 आपके पास ऐसा है कि पेंटागन हुआ करते हैं। मैंने आपको बताया था सीधी सी बात ऐसा है कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन आपके पास होता है। क्या होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन? मैंने आपको बताया था स्ट्रक्चर जो चला करती है कुछ इस तरह से चला करती है। आप किसी भी कार्बन के ऊपर अगर आप बात करेंगे इस तरह से ग्रेफाइट के अंदर किसी भी एक कार्बन को पकड़ लीजिए तो सीधी सी बात ऐसा है कि आपका 3 बॉन्ड वो बनाता है और एक तरफ आपका उसका क्या चलेगा डबल बॉन्ड चलेगा। अगर आप पर्टिकुलर इसकी हाइब्रिडेशन के ऊपर बात करेंगे तो फॉर्मूला मेरे पास होता है x इक्वल्स टू लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड। लोन पेयर कार्बन के पास 0 होते हैं, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड अगर बात करते हैं ये सिग्मा है ये सिग्मा है ये सिग्मा है, तो ये मेरे पास क्या कहलाएगा पाई कहलाएगा। तो सिग्मा मेरे पास 3 होगा, 0 + 3 मेरे पास 3 हो जाएगा। हाइब्रिडेशन स्टेट मैंने कहा sp2 हाइब्रिडेशन, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऐसा है कि इवन आपके पास ऐसा है कि फुलरिन के अंदर भी सेम आपके पास ऐसा स्ट्रक्चर बना करती है। आपके पास ऐसा है कि ये ग्रेफाइट का मैंने एक्सप्लेन किया है आपको, तो फुलरिन में भी आपके पास इस तरह से ऐसा है कि एक कार्बन दूसरे 3 कार्बन से अटैच रहता है। ऑब्वियसली ऐसा है कि डेफिनेटली पाई बॉन्ड तो हो गई होगा, और आपके पास इसलिए आपके पास ऐसा है डबल बॉन्ड होने के कारण आपके पास ऐसा है हाइब्रिडेशन स्टेट इसमें भी sp2 निकल के आएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज क्या होती है फ्लोरीन की। तो फ्लोरीन बीइंग कोवेलेंट और सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। और ऐसा है कि प्लेटिनम के कुछ कॉम्प्लेक्स या उनके साथ में कंबाइन होकर प्लेटिनम कॉम्प्लेक्स में बनाते हैं। ज्यादा इसको डिटेल में ज्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं। नेक्स्ट हम बात करते हैं वुड चार्कोल। इट इज ऑब्टेन बाय स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ वुड इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। आप ऐसा है कि लकड़ी को सीधी सी बात स्ट्रॉन्ग हीट कीजिए लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में, तो वो सीधी सी बात है वुड चारकोल बनाएगा, है ना। और आपका एनिमल चारकोल में सीधी सी बात डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ बोन्स, बोन का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन किया जाता है तो उस दौरान आपके एनिमल चारकोल बनता है। अब क्या यूज है भाई ऐसा कार्बन की बात की जाए तो ग्रेफाइट फाइबर्स आर फॉर मेकिंग सुपीरियर स्पोर्ट्स गुड्स सच एज टेनिस एंड बैडमिंटन रैकेट्स बनाने के लिए हम यूज करते हैं, है ना। फिशिंग रोड्स बनाने के लिए ग्रेफाइट का यूज किया जाता है ना। इवन हमारे पेंसिल के लीड के अंदर भी यही होता है। और ग्रेफाइट सीधी सी बात ऐसा है कि आपके पास इलेक्ट्रोड्स बनाने के लिए यूज करते हैं वेरियस बैटरीज में या वेरियस इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शंस के लिए हम एज ए इलेक्ट्रोड्स के रूप में यूज करते हैं। बीइंग हाईली पोरस एक्टिवेटेड चारकोल इज यूज्ड फॉर एब्जॉर्बिंग पॉइजनस गैसेस लाइक गैस मास्क। यहाँ पर जो वर्ड लिखा हुआ है एब्जॉर्ब नहीं, इट्स एब्जॉर्ब, एब्जॉर्बिंग। एब्जॉर्बिंग मतलब सीधी सी बात ऐसा है कि चारकोल है ना, आपने एड्स देखे होंगे टीवी के अंदर, फलाना क्रीम में चारकोल है, एक्टिवेटेड चारकोल है। तो एक्टिवेटेड चारकोल मतलब सीधी सी बात ऐसा है कि वो क्या करेगा भाई ऐसा है कि जो भी इम्प्योरिटी होती है उसको अपने सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब कर लेता है।
तो अगर आपका सीधी सी बात किसी भी चीज का एक्यूमुलेशन सिर्फ सरफेस के ऊपर हो रहा है, सिर्फ सरफेस के ऊपर एक्यूमुलेशन हो रहा है, अंदर तक नहीं जा रहा है ना, अंदर तक नहीं जा रहा, सिर्फ यहाँ तक सरफेस के ऊपर आपका एक्यूमुलेशन हो रहा है, तो सरफेस के ऊपर एक्यूमुलेशन होने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एडजॉर्प्शन कहते हैं। ये चीज विशेष रूप से ध्यान रखें, है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्बन ब्लैक इज यूज्ड एज ब्लैक पिगमेंट इन ब्लैक इंक एज फिलर ऑफ ऑटोमोबाइल टायर्स। बिल्कुल सही है। कोक इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन रिड्यूसिंग एजेंट इन मेटलर्जी। बिल्कुल, कार्बन हम एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं मेटल ऑक्साइड के साथ में। अगर आप कार्बन की रिएक्शन कराएंगे तो भी ऐसा है कि मेटल निकल जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड आपस बनता है, डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। ठीक है। डायमंड जो होता है वो प्रेशस होता है, ऑब्वियसली वी हेल नो दिस, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड सिलिकॉन। सबसे पहले आता है कार्बन मोनोऑक्साइड, प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्ट ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन एंड लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। अगर आपके पास ऐसा है कि भाई परफेक्ट सप्लाई नहीं बनी या फिर कंप्लीट सप्लाई नहीं हो रही है, लिमिटेड सप्लाई ऑक्सीजन की मिल रही है, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे लिए हार्मफुल है। क्यों हार्मफुल है, उसका लॉजिक ये सीधी सी बात ऐसा है, कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे ब्लड में, अगर आपने रेस्पिरेशन के थ्रू कार्बन मोनोऑक्साइड ली है तो ये आपके पास ब्लड में जो प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन, उसके साथ में एक कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसको हम बोलते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाता है, तो सीधी सी बात ऐसा है कि सीओ और हीमोग्लोबिन का एक कॉम्प्लेक्स बनता है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के बारे में खास बात यह है कि दिस इज 200 टाइम्स मोर स्टेबल देन ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स। तो सीधी सी बात ऐसा है कि अगर ये ब्लड में एक बार मिल गया, हीमोग्लोबिन के साथ मिक्स हो गया, कॉम्प्लेक्स बन गया, उसके बाद ऐसा है कि आप ये मान के चलिए, सीधी सी बात ऐसा है कि मुश्किल है। मुश्किल इन द सेंस, मतलब सीधी सी बात ऐसा है कि आपके पास कि रिएक्शन होना ही मुश्किल है, ये मान के चलना। मतलब सीधी सी बात ऐसा है कि भाई जो सीओ डिजोल्व हो गई वो वापस बाहर आएगी नहीं, वापस ऑटो कम जाएगा और इससे आपका दम घुट जाता है। और बहुत सारे केसेस हुए हैं कि लोग ऐसा है कि सिगड़ी अलाप घर में ताप रहे थे और ऐसा है कि पूरा कमरा अगर बंद है तो उन लोगों की दम घुटने से मृत्यु होगी। तो कार्बन मोनोऑक्साइड ऐसा है कि काफी डेंजरस है अगर आप इसको रेस्पिरेशन के थ्रू इंटेक करते हैं तो, है ना। बात की जाए सीधी सी बात ऐसा है कि स्मॉल स्पेयर में अगर आपको कार्बन मोनोऑक्साइड की अगर प्रिपरेशन करनी है तो बेसिक डिहाइड्रेशन ऑफ फॉर्मिक एसिड से हम करते हैं, ये चीज ध्यान रखिए, है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं सीरीज पर, कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस। मैंने कहा ओके, और सॉल्युबल में, वाटर में सॉल्युबल नहीं होती। एक सिंथेसिस गैस का कॉन्सेप्ट मेरे पास निकल के आता है, तो सीधी सी बात ऐसे इसके ऊपर हम बात करेंगे। पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है एंड रिड्यूस ऑलमोस्ट ऑल मेटल ऑक्साइड एक्सेप्ट एल्कली एंड एल्कलीन अर्थ मेटल्स। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का तो भी रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में हम यूज करते हैं मेटलर्जिकल प्रोसेस के लिए, और लो टेम्परेचर पर जनरली कार्बन मोनोऑक्साइड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन कार्बन मोनोऑक्साइड देयर आर 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड्स। आप देख सकते हैं एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है, मतलब सीरीज पर ट्रिपल बॉन्ड आप देख सकते हैं कि एक लोन पेयर आपके पास ऐसा है कि आप इस तरह से स्ट्रक्चर बनाना चाहें, 2 बॉन्ड बन जाता है और आप इस तरह से आप देखेंगे इस तरह से चीजें चला करती हैं आपके पास, है ना। तो ये आपके पास स्ट्रक्चर होती है। तो यहाँ पर आपके पास कोऑर्डिनेशन बॉन्ड शो हुआ नहीं है, तो इस तरह से आपके पास चलेगा। तो एक सिग्मा और 2 पाई आपके पास प्रेजेंट होते हैं, ये चीज ध्यान रखना। पोरस नेचर का होता है, तो इट फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स विद हीमोग्लोबिन व्हिच इज 300 टाइम्स। तो 200 और 300 अलग अलग बुक में आपको अलग अलग मिलेगा। तो सीधी सी बात ऐसा है कि 300 टाइम्स मोर स्टेबल देन द ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा, इसके ऊपर आपका क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है ना। तो सीधी सी बात सफोकेशन हो जाता है, और सीधी सी बात ऐसा है कि बॉडी में ऑक्सीजन का सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा, और सीधी सी बात ऐसा है कि डेथ हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्रिपरेशन, कार्बन प्लस O2 CO2 और CH4 या किसी भी आप हाइड्रोकार्बन का कंबशन करेंगे तो भी यही बनता है आपके पास, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं कलरलेस ऑर्डरलेस गैस होती है, स्लाइटली सॉल्युबल होती है वाटर के अंदर। कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में अगर बात की जाए, सीधी सी बात ऐसा है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड एक तरह की न्यूट्रल गैस है, ना तो एसिडिक होती है ना बेसिक होती है। बट इन केस अगर बात की जाए CO2 के ऊपर, तो भाई कार्बन एक तरह का आपस अगर बात नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो आपका ऐसा है कि सीधी सी बात है एसिडिक नेचर की होती है, इसी ध्यान। तो इट इज स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, वाटर के अंदर सॉल्युबल होती है। व्हेन CO2 डिसॉल्व इन वाटर ओनली सम ऑफ द मॉलिक्यूल्स रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड। तो H2CO3 बनता है, कार्बोनिक एसिड मतलब H2CO3 बन जाता है। अगर आपका ऐसा एसिड रेन के भी दौरान हम ऐसा है कि कुछ अमाउंट फ्रॉम CO2 को रेस्पॉन्सिबल मानते हैं कि CO2 अगर एटमॉस्फेयर में ज्यादा है तो एसिड रेन इसके साथ रिएक्शन करके H2CO3 बना सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी, ठीक है। अब पॉइजनस नहीं होता कार्बन मोनोऑक्साइड की तरह,
है ना, क्योंकि हीमोग्लोबिन के साथ में कोई कॉम्प्लेक्स बनता नहीं है। और सीधी सी बात ऐसा है कि आपके पास ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर बात करते हैं, सीधी सी अगर लाइट एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल से अगर पास होती है तो लाइट तो पास हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, पर उसकी जो हीट है वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल में ट्रैप हो जाती है। और इस हीट ट्रैपिंग प्रॉपर्टी के कारण हम बोलते हैं कि दिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। इट इज द मेजर ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस कहा जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2, इसको हम सिलिका बोलते हैं कॉमनली। और सीधी सी बात ऐसा है कि जो आपका सैंड के अंदर मैक्सिमम अमाउंट में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रक्चर किस तरह से होती है। तो SiO2 की अगर हम बात करते हैं भी 3D नेटवर्क बनाती है। तो इस सिलिकॉन एटम इज कोवलेंटली बॉन्डेड इन ए टेट्राहेड्रल मैनर टू फोर ऑक्सीजन एटम्स, जो कि आप देख पा रहे हैं। ईच ऑक्सीजन एटम इन टर्न कोवलेंट बॉन्डेड टू अनदर सिलिकॉन एटम इज शोन टू। तो ये आपका 3D नेटवर्क है जिसका सिलिकॉन डाइऑक्साइड। प्रॉपर्टीज क्या होती है ऐसा है कि नॉर्मल फॉर्म सिलिका वेरी लेस रिएक्टिव, बहुत कम रिएक्टिव होती है। और कुछ ज्यादा टेम्परेचर पर अगर बात की जाए तो भी सीधी सी बात ऐसा है कि हाइड्रोजन फ्लोराइड और NaOH जैसे के साथ में रिएक्शन कर लेते हैं। पर ऐसा कि हेलोजन H2 गैस और अधिकतर एसिड के साथ में इसकी रिएक्शन आपस ना के बराबर होती है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ऐसा कि हाइड्रोजन फ्लोराइड या हाइड्रोफ्लोरिक एसिड या फिर NaOH, इन दोनों के साथ में ऐसा कि इजीली रिएक्शन हो जाती है। SiO2 की ऐसा NaOH के साथ में रिएक्शन करने पर सोडियम सिलिकेट बना करता है, और SiO2 की HF के साथ रिएक्शन कराने पर SiF4 बना करता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। कहाँ यूज होता है, तो पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स में क्वार्ट्ज का, सिलिका का बहुत ज्यादा रोल होता है। पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स क्या होते हैं कि ऐसे मटेरियल्स अगर मैं सीधी सी बात इनके ऊपर प्रेशर लगाता हूं तो उनके अंदर से आपको पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। जो आप देखेंगे जैसे कि आपने मॉल वगैरह में जाते हैं तो जैसे आप खड़े होते हैं गेट पर, गेट अपने आप ओपन हो जाता है। तो गेट अपने आप ओपन होने का लॉजिक ये भी ऐसा है कि जब आप जाते हैं, यहाँ पर कोई बंदा खड़ा हुआ है यहाँ पर, है ना, जैसे वो उसके ऊपर पांव रखता है पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल के ऊपर, तो वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने के कारण सीधी सी बात ऐसा है कि सिग्नल क्रिएट होता है, जो कि ऑटोमेशन क्रिएट करता है गेट खुलने के लिए, कि भी ऐसा ऑटोमेटिकली गेट खुल जाता है, ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट हम बात करें सिलिका जेल जो होता है वो एड्सॉर्बेंट होता है क्रोमेटोग्राफी में, तो कलर्ड इंप्योरिटी को एड्सॉर्ब करने के लिए आप सिलिका जेल यूज करें। नेक्स्ट हमारे पास आता है अमorphous फॉर्म ऑफ सिलिका, जो हमारे पास ऐसा है कि कैसलगर जो होता है, इट इज यूज्ड इन फिल्ट्रेशन प्लांट्स में हम इसका यूज करते हैं सिलिका। नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई ऐसा है कि पी ब्लॉक के अंदर मेटल्स भी है, नॉन मेटल्स भी और मेटलॉइड्स भी है। इवन सीधी सी बात करें भाई ऐसा है कि कार्बन नॉन मेटल है, सिलिकॉन जर्मेनियम आपके पास मेटलॉइड्स हैं, और फिर टिन और लेड आपके पास मेटल्स हैं। जनरल कॉन्फ़िगरेशन NH2NP1 पी ब्लॉक का होता है, पर ऐसा है कि कार्बन के ऊपर बात की जाए तो सीधी सी बात ऐसा है कि कार्बन फैमिली का NH2NP2 होता है। ये कुछ पॉइंट्स हैं पी ब्लॉक के बारे में जो शायद ऐसा कि मिस हो गए, तो उनके ऊपर हम देख लेते हैं। जनरल कॉन्फ़िगरेशन मैंने बताया, बोरॉन जो होता है हम बात कर चुके हैं, इसके ऊपर पहले तो नॉन मेटल होता है, टिपिकल नॉन मेटल है। पर सीधी सी बात ऐसा है कि हम इसको मेटलॉइड में ही काउंट करते हैं, चीज ध्यान रखना, मतलब नॉन मेटलिक प्रॉपर्टी ज्यादा होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई बोरॉन हैलाइड्स का कंसिडर्ड बिहेवियर लेविस एसिड, हम बात कर चुके हैं। फिर आपके पास सीधी सी बात ऐसा है कि कैटिनेशन, तो कैटिनेशन में भी सीधी सी बात ऐसा है कि कार्बन के साथ में बॉन्ड बना सकता है, दूसरे एटम के साथ में भी मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है, और लार्ज नंबर ऑफ चेन्स और रिंग के कंपाउंड फॉर्म कर सकता है। ये ऑर्डर हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। एलोट्रोपी आपके पास सीधी सी बात ऐसा है कि आपके पास कार्बन की अगर बात की जाए तो भी ऐसा है कि वेरियस फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है एक ही एलिमेंट, तो उसको एलोट्रोपिक प्रॉपर्टी बोलते हैं। डायमंड, ग्रेफाइट और फुल्टन ये क्रिस्टलिन एलोट्रोप्स हैं कार्बन के। नेक्स्ट हम बात करते हैं +4 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। +2 इसलिए आता है क्योंकि सीधी सी बात ऐसा है इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण। तो +4 में ये आपस S ब्लॉक या फिर S ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन ही बचते हैं P के जो बॉन्ड बना सकते हैं, इसलिए +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आपको शो होती है इन एलिमेंट्स के द्वारा, है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल होता है जबकि CO2 आपके पास एसिडिक होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन कार्बन फॉर्म्स मेटल कार्बोनेट्स। तो बेसिकली इस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं तो मेटल कार्बोनेट्स बना लेता है, क्योंकि सीधी सी बात ऐसा है कि मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड की ये स्ट्रक्चर मैंने आपको बताई थी, तो इसके पास लोन पेयर, ये लोन पेयर इसको दे सकता है। तो यहाँ पर आपके पास ऐसा है कि हो सकता है कि भी ऐसा है कि मेटल कार्बोनेट्स आपस बना करते जो एक तरह के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, लोन पेयर डोनेट करके, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म्स अ हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स व्हिच इज डेडली पॉइजनस ड्यू टू इट्स हायर स्टेबिलिटी, ऑब्वियसली 300 टाइम्स ज्यादा स्टेबल होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जियोलाइट्स, तो आपका जैसा है कि दीज आर दी कॉम्प्लेक्स ऑफ एल्यूमिनो सिलिकेट्स, है ना।
क्या बोलते हैं, सिंपल सा हाइड्रेटेड सॉल्ट ऑफ एल्यूमिनोसिलिकेट। तो एल्यूमिनोसिलिकेट्स आपके पास होते हैं, उनके हाइड्रेटेड सॉल्ट्स होते हैं, जियोलाइट्स बेसिकली। और सीधी सी बात ऐसा है कि बाय नेचर अगर बात की जाए तो सीधी सी बात ऐसा है कि ये शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट होते हैं। क्या होते हैं? शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट होते हैं। तो जनरली इनका भी क्यों होता है भी कि ऐसा है, कैटलिस्ट का काम होता है सरफेस एरिया प्रोवाइड करना। तो इनकी पोरस स्ट्रक्चर होती है। कैसी स्ट्रक्चर होती है? पोरस स्ट्रक्चर होती है, हनीकम लाइक स्ट्रक्चर। मतलब ऐसा है कि मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, अगर आपने उसको ध्यान से देखा होगा तो उसमें हेक्सागन टाइप बनता है ऑब्वियसली, और आपके पास ऐसा है कि वॉल्स होती है नीचे, है ना। तो वॉल्स होती है, ऐसा है कि वॉल्स के कारण आपका सरफेस एरिया बढ़ जाता है ना। मैं एक एग्जांपल में दे देता हूँ, इसका एक एग्जांपल है ना ZSM-5, एक तरह का जियोलाइट है जिसका यूज हमेशा है कि गैसोलीन को पेट्रोल में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज करते हैं, है ना। गैसोलीन को पेट्रोल में कन्वर्ट करने के लिए ZSM-5 का यूज किया जाता है। दैट्स द बेसिक थिंग। तो ये बेसिक चीजें हैं कार्बन फैमिली के अंदर जो आपको ध्यान देनी चाहिए, एक बार देख लीजिएगा। और बुक के अंदर जो आपका कंप्लीट वॉल्यूम रिएक्शन वाला क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा कार्बन फैमिली और पी ब्लॉक समाप्त होता है। थैंक यू।